हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है, जब पॉइंट को समझो। होता क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन मूव इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी गैसेज मॉलिक्यूल स्पेस में कई तरह के मूवमेंट कर सकता है। वो अगर चल रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है, या वो रोटेशन भी कर सकता है। कई तरह के गैसेज मॉलिक्यूल्स, चल रहा है तो ट्रांसलेटरी भी कर सकता है, घूम रहा है तो रोटेशनल भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है। तो जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये वो चीज है जो किसी भी गैसेज मॉलिक्यूल्स के बारे में ये बताता है वो कितने तरह के मूवमेंट को परफॉर्म कर सकता है, कितने तरह के मूवमेंट को कर सकता है, किस किस टाइप का मूवमेंट कर सकता है। वही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑन द बेसिस ऑफ मोशन तीन तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम तब यूज होगा जब हम बताएंगे कि वो रोटेशन है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीन तरह के मोशन में तीसरा है वाइब्रेशनल, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में एक सेंटेंस पढ़ लो, द डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर टू नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल गैस फेज में मूव कर सकता है, जैसे रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, या वाइब्रेट कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ एटम पे करता है और उसके अरेंजमेंट पे। जैसे मैं आपको बताता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला बना है 3n-r। अब 3n-r में n जो है वो तुम्हारा नंबर ऑफ एटम है, और r जो है रिलेशन बिटवीन अरेंज्ड एटम है। जैसे मान लो मोनो एटॉमिक गैस है, सिंगल एटम वाला, उसके पास एक एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम तो एक हो गए। और R का मतलब यहां गैस कांस्टेंट नहीं है, R का मतलब है रिलेशन बिटवीन एटम्स। तो यहां पे तो जब एक एटम है तो अगले के साथ तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो रिलेशन तो जीरो हो गया। तो कितना हो गया, R0N1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए। इसका मतलब मोनो एटॉमिक गैस तीन तरह के मोशन कर सकता है, चाहे वो तीनों ट्रांसलेटरी हो, चाहे तीनों प्लेन में रोटेशन हो, चाहे तीनों प्लेन में वाइब्रेशन हो। मतलब तीन तरह, 3 वेज से ज्यादा इसके मोशन को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। चाहे 3 वेज कुछ भी हो, एक लाइन में लीनियर हो जाए, एक प्लेन में रोटेशन हो जाए, और एक प्लेन में वाइब्रेशन हो जाए। मतलब कोई भी तीन टाइप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगला है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के बारे में आप जानते हो, डायटोमिक गैस में दो एटम होते हैं, और दो एटम हो गए तो उनके बीच एक रिलेशन बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो n रखो 2, r रखो 1, 3 2 जा 6 -1 5। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। 5 का मतलब हो गया ये 5 डिफरेंट वेज में। 5 का मतलब हो सकता है 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी हो और 2 प्लेन में रोटेशन हो। ऐसा हो सकता है कि तीनों प्लेन में रोटेशन हो, 2 डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल हो। क्या हो सकता है 3 प्लेन में वाइब्रेशन हो, 2 प्लेन में रोटेशन हो। कुछ भी हो सकता है। मतलब 5 टाइप के ही मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, 5 डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं डायटोमिक के लिए। अब बात करते हैं ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक में बेटा 3 एटम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइएटोमिक में 3 एटम होते हैं। अब वो आप ध्यान से देखो, अगर 3 एटम इस तरह है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, अगर इस तरह 3 एटम है, किसमें, ट्राइएटोमिक में, तो अगर इस तरह 3 एटम बनाओगे तो देखो, इसको कहते हैं लीनियरली अरेंजमेंट, है ना। ये भी ट्राइएटोमिक में 2 तरह का होता है। तो अगर ऐसे होगा तो एक रिलेशन दोनों के बीच, फिर अगला रिलेशन इन दोनों के बीच, बॉन्ड बॉन्ड। तो n हो गया 3, r हो गया 2, रखो n3 9, r हो गया 2, 3 9, 3 3 9 -2 7। लेकिन ट्राइएटोमिक गैस में एक चीज और ध्यान रखना, ट्राइएटोमिक में ये तीनों इस तरह भी अरेंज हो सकते हैं, इधर इधर इधर, एक रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन। तो अगर इस तरह अरेंज हैं, कौन, ट्राइएटोमिक, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम तो 3 हो गए और रिलेशन बिटवीन द एटम भी 3 हो गया। अगर ऐसे अरेंज है, लीनियर अरेंज ऐसे होता है, नॉन लीनियर अरेंज ऐसे होता है। अगर ऐसे है तो नंबर ऑफ एटम 3 और रिलेशन बिटवीन द एटम भी 3। तो कितना हो गया, n भी 3, 3 3 जा 9, रिलेशन भी इनके भी 3, 9 -3 6। तो ट्राइएटोमिक में अगर लीनियरली अरेंज है तो 7, नॉन लीनियरली अरेंज है तो 6। अब इसी में एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो बताओ, तो आप उसको ये बताओगे, देखो क्या बताया गया, कि जब भी हम किसी भी गैस को हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, कितने टेम्परेचर पे दिया, मान लो T टेम्परेचर पे दिया, तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ द एनर्जी प्रोवाइडेड टू द गैसेज मॉलिक्यूल। आपने किसी भी गैस को एनर्जी दिया, तो किसी भी टेम्परेचर T पे दिया, तो वो क्या है, वो एनर्जी
इक्वली बटती है, कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वो डिपेंड करेगा कि उस गैस का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मान लो हमने 30 जूल एनर्जी दिया, 30 जूल किसको दिया? मोनोएटॉमिक गैस को। और मोनोएटॉमिक गैस के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। तो वो 30 जूल 3 हिस्से में बटेगा, 10 जूल 10 जूल 10 जूल। 10 जूल मान लो एक ट्रांसलेटरी मोशन है, एक रोटेटरी मोशन है, एक वाइब्रेटरी मोशन है, तो तीनों मोशन में 3 टाइप की एनर्जी तीनों इक्वल पार्ट में बट के चली जाएगी और एनर्जी यूज हो जाएगी। मान लो 30 जूल आपने दिया डायटोमिक गैस को, तो डायटोमिक गैस का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 5। तो वो 30 जूल 6 जूल 6 जूल 6 जूल 6 जूल 5 हिस्सों में बट जाएगी और सभी 5 डिफरेंट डिफरेंट वेज का जो मूवमेंट है उसमें यूज हो जाएगी। तो क्या कहा कि जो भी एनर्जी देते हैं वो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और आगे अभी आधा है। और क्या बताया कि गैस के एक मॉलिक्यूल को, देखो ध्यान से पढ़ो, गैस के एक मॉलिक्यूल को, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को, फॉर ईच मॉलिक्यूल एंड फॉर ईच मॉलिक्यूल एंड फॉर ईच, ध्यान से सुनना बेटा, हाँ क्या मैंने कहा? फॉर ईच मॉलिक्यूल एंड फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब गैस के एक मॉलिक्यूल को और उसके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी जाती है। कितनी? हाफ kT। क्या कहा इन्होंने? फिर से बताओ कि अगर हम किसी भी गैस को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी इक्वल पार्ट में बट जाती है। वो कितने पार्ट में बटेगी वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। और गैस के एक मॉलिक्यूल के पास और उसके पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के, एक मॉलिक्यूल और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान रखना, बस इतनी एनर्जी सप्लाई होती है, हाफ kT। ये तो जानते हो, वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है जो पढ़ाया था मैंने? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T है टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब क्या आएगा कि आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, याद है, Cp और Cv की वैल्यू डिराइव करो। Cp का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना? याद है हमने पढ़ाया था Cp Cv, वो डिराइव करो। तो अब बताओ पहले कैसे डिराइव करेंगे। अभी लॉ से क्या पता चला कि एनर्जी जो मिलती है एक मॉलिक्यूल को और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को, देखो मैंने पर लगाया है। पर का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर का क्या मतलब होता है? एक मॉलिक्यूल, पूरे गैस के एक मॉलिक्यूल को और उसके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी जाती है रूल के हिसाब से। तो मान लो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n मान लें, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम f ले लें, तो कितनी एनर्जी जाएगी? इंटू n इंटू f। क्योंकि ये एनर्जी गई थी किसको? एक मॉलिक्यूल और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को। हम ले रहे हैं अब टोटल मॉलिक्यूल n के लिए और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम f के लिए, तो इंटू n इंटू f आ गया। अब देखो k को खोल दो, k क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k को क्या लिख सकते हो? r/n। तो k को जैसे ही खोलोगे तो यहां पे क्या आ गया? r/n। तो क्या हो गया बेटा? n से n कैंसिल, वही एनर्जी जो पहले k में था अब वो r में आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से हटकर गैस कांस्टेंट में आ गया, FRT/2। तो ये तो तुम्हारी हो गई एनर्जी। अब इस एनर्जी को चेंज इन एनर्जी में बदलो। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। यानी U तो एनर्जी है गैस का, इसको DU में बदलो। तो DU बदलने के लिए आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में? देखो लिखा है मैंने, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो यानी U को करो DU/dt, तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स, R गैस कांस्टेंट फिक्स, 2 फिक्स, बाहर dt/dt, dt/dt कैंसिल, फिर dt वहां चला गया, तो जो U हुआ करता था वो du बन गया। एनर्जी को मैंने चेंज इन एनर्जी में बदल दिया, F/2 R dt हो गया। छोड़ दो। अब आ जाओ Cp/Cv में रिलेशन कैसे आएगा। अब ये मानो कि तुमने dq हीट दिया, कितने मॉलिक्यूल्स को? n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम शुरू से n मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। और एक बात सुनो, अगर हम कभी भी n मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो मोल में 1 माना जाएगा, याद है? क्योंकि एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल कब होते हैं? जब हम 1 मोल कंसीडर करते हैं। यानी n मॉलिक्यूल लिया है मैंने शुरू से, तो जब मोल मैं पूछूंगा तो उसको 1 मानना, ठीक है? अब बताओ, मान लो तुमने ये dq हीट दिया गैस को, कितने मॉलिक्यूल्स को दिया? n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस तो वही है ना, शुरू से n मॉलिक्यूल लेके चला हूं मैं। और वो गैस उसने हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर dt चेंज हो गया, लेकिन किस पे हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर हीट देते हैं किसी भी मोल को, मास को देते हैं और टेम्परेचर बदल दे, तो उस हीट का फॉर्मूला होता है msdt।
थर्मल प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर देखना। और मोल को देते हैं, और मोल को देने के बाद टेम्परेचर बदल जाए तो उस हीट का फॉर्मूला होता है NCDT। ठीक है, तो ये हीट हो गया। ये कौन सा हीट है जिसके देने से मोल का टेम्परेचर बदला है, तो NCDT। कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV ले लिया, ठीक है, नीचे V लगा दिया। और चूंकि फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल आता है तो नंबर ऑफ मोल यहां 1 लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है यहां पे 1 नंबर ऑफ मोल? इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप n मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हो, और n मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल में 1 होता है 1। फॉर्मूले में तो नंबर ऑफ मोल आता है, तो यहां 1 हो गया। तो dq बराबर हो गया CVDT। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो आपको अच्छे से पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, वर्क डन होता ही नहीं, तो dW 0। अब लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dw है 0, dq तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए है ना, n मोल का मतलब 1 ही मोल तो है, CVDT। तो dq के जगह पे CVDT। चेंज इन एनर्जी तो पहले निकाल चुके हो, लॉ से u से du, तो क्या हो गया CVDT इज इक्वल टू du का मतलब F/2R dt, dt कैंसिल, CV निकालने का फॉर्मूला आ गया F/2R। यानी किसी भी गैस का हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक का पूछा तो 3 रख देंगे, 3/2R। डायटोमिक का पूछा तो 5/2R। अब आप याद करो, हमने इसी थर्मो में पढ़ाया था आपको Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो यहां से Cp कितना हो जाएगा, इधर लेके चले जाओ, CV प्लस R। CV अभी निकाला है आपने F/2R प्लस R, R कॉमन ले लो तो Cp इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू R। लीजिए, Cp का भी फॉर्मूला किसी गैस का निकाल सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते जाओ, Cp आ गया। फिर आप याद करो एडियाबैटिक प्रोसेस जब मैं पढ़ा रहा था पिछले चैप्टर में तो वहां एक गामा आता था। गामा का क्या मतलब होता था, Cp/Cv। Cp का मतलब हो गया F/2 प्लस 1 इंटू R, CV का मतलब है F/2R। बस, ठीक है, ये कैंसिल कर दो, क्या आ गया 2 प्लस F/F। अलग अलग कर दो, गामा भी निकालने का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस 2/F। क्लियर आ रहा है? तो यहां से हम किसी भी गैस का Cp, CV, गामा भी निकाल सकते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए F3 रख दो, याद है 3 रखो तो कितना हो गया, याद करो 5/3 आता था ना, 5/3। डाई में 5 रख दो, 7/5। कुछ क्वेश्चन है छोटे से, 5 मिनट में खत्म करते हैं। क्लियर आ रहा है भाई? अब यहां पे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक गैस है 44.8 लीटर का, और वो हीलियम गैस है और वो STP पे लिया गया है और उसकी कैपेसिटी फिक्स है, तो कितना हीट देंगे ताकि उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाए? तो सबसे पहले तो ध्यान दो, गैस हीलियम है और STP पे लिया गया है। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी गैस का STP पे 1 मोल जो होता है वो रखता है 22.4 लीटर, 1 मोल। और यहाँ कितना लीटर है, 44.8। तो एक बात बताओ, जब 44.8 है, 1 मोल रखता है 22.4 लीटर, ठीक इसका डबल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 2 हो गए। फिर बोला है फिक्स्ड कैपेसिटी पे है गैस, यानी वॉल्यूम यहां कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर गैस कौन सा है, हीलियम है, तो हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है तो Fb3 हो गया। तो अब बताओ, फिक्स्ड कैपेसिटी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दिया गया है, मोनोएटॉमिक है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV चाहिए, CV का फॉर्मूला भी पढ़ाया F/2R। मोनोएटॉमिक है, F रख दोगे 3/2R। कितना टेम्परेचर चेंज करना है, 15 डिग्री। तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, मोल के लिए NCVDT। CV क्यों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। कैसे पता चला कांस्टेंट वॉल्यूम, फिक्स्ड कैपेसिटी। इनके जगह पे रख दो 2, CV कितना हो गया, मोनोएटॉमिक था तो 3 रख के 3/2R, DT 15 कैंसिल करो, R की वैल्यू रखो 8.3 आ जाएगा, इतना जूल हीट देना पड़ा। इस प्रोसेस में वर्क डन 0 है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो सकता है चेंज इन एनर्जी भी पूछ दे, तो जब वर्क डन 0 होता है तो जो DQ होता है वही DU हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लियर आ रहा नहीं? लास्ट क्वेश्चन है, सेम सवाल है। अब जो हीट दिया है, जैसे हमने वहां हीलियम को दिया था, यहां हमने किसको दिया, नाइट्रोजन को दिया। और जो नाइट्रोजन को हीट दे रहे हैं उसका मास कितना है, 2 × 10⁻⁻20 kg। देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां भी नंबर ऑफ मोल नहीं है, यहां पे मास दे दिया है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, यहां पर मास अपॉन मोलर मास। मास पता है, मोलर मास जानते हो, नाइट्रोजन का 28 ग्राम है,
ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो इसको भी किलोग्राम में बदल दो 1000 से डिवाइड करके, फिर नंबर ऑफ मोल निकाल दो, मास अपॉन मोलर मास। अब यहां पे हीट दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहां पे क्या फॉर्मूला चलेगा, एन सीपी dt चलेगा। वहां कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया था तो एन सीवी dt चला था, यहां सीपी dt चलेगा। अब सीपी निकालना पड़ेगा, तो सीपी का फॉर्मूला आपको मैं दे चुका हूं। कौन सा गैस है ये, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से गैस में आता है, डायटोमिक, तो एफ कितना रखोगे 5, तो सीपी आ गया 7/2R। फिर नंबर ऑफ मोल, सीपी कितना टेंपरेचर चेंज करना है 45, सॉल्व करके अमाउंट ऑफ हीट आ गया। दोनों सवाल एक जैसा था, वहां हीट दिया था, यहां भी दिया, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया, ये कांस्टेंट प्रेशर पे दिया। वहां नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम के थ्रू पता चला, क्योंकि एसटीपी पे 1 मोल इतना रखता है, इसका डबल वॉल्यूम है तो 2 मोल हो गया। यहां नंबर ऑफ मोल मास और मोलर मास से निकल गया। तो इस तरह बेटा ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया। कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट करवा दिया। अब हम नए चैप्टर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।